हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम दोहराएंगे कि हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, जैसे कि आप जोड़ पाए कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलिए चलिए एक बार दोहराते हैं। आप मेरे साथ दोहराइए कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। बच्चों, हमने पढ़ा था मृदा के बारे में, है ना। क्या होता है मृदा, उनके बारे में जाना था। कितने प्रकार होते हैं मृदा के बारे में, उन प्रकारों के बारे में जाना था। चलिए एक दो के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने कौन से मृदा के बारे में पढ़ा था बच्चों, बताइए बताइए। काला मृदा, सही बोला, काला मृदा के बारे में पढ़ा था, है ना। और क्या, और किन किन मृदाओं के बारे में पढ़ा था बच्चों, वन मृदा के बारे में पढ़ा था, है ना। लेटराइट मृदा हो गया, इन सारी चीजों के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो ये कुछ कुछ मृदाएं हैं जो कि मैं आपको याद दिला रही हूँ, जैसे कि आपकी ट्यूबलाइट जो है वो जले और आपको याद आए कि हमने क्या क्या कल पढ़ा था, है ना। और कुछ हमने बुद्धिशील जो प्रश्न है जो कि मृदा से क्या है रिलेटेड है, उनके बारे में भी हमने क्या किया था, पढ़ा था और उनका सॉल्यूशन जो है वो निकाला था। इतनी बात समझ में आई। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मृदा अपरदन और संरक्षण। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हैं और करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं कि आखिरकार मृदा जो अपरदन है वो क्या है। देखिए, मृदा के कटाव और उनकी बहाव की जो प्रक्रिया होती है वो हम कहते हैं बच्चों मृदा अपरदन। ठीक है, मृदा की कटाव, इसका मतलब यहाँ पे जो मिट्टी है उसका कटाव हो रहा है। ठीक है, कटाव का मतलब काटा नहीं जा रहा है उसको, वो मतलब घट रहा है। यहाँ पे कटाव का मतलब वो घट रहा है। बहाव की प्रक्रिया, ठीक। और क्या होती है बच्चों, बहाव की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं अपरदन। क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। इतनी बात समझ में, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं बच्चों इरोजन। ठीक है, मृदा के बनने और अपरदन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ है, वो दोनों साथ साथ ही चलती है। ठीक है, बनने के लिए उसकी जो बनने की जो क्रियाएं हैं वो, और अपरदन की जो क्रियाएं हैं वो दोनों क्या करती है बच्चों, साथ साथ ही चलती है और दोनों में संतुलन आपको देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। समझ में आए क्या होता है मृदा अपरदन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, मानवीय क्रियाएं, ठीक है, जो मानव की जो क्रियाएं होती हैं उनकी वजह से मृदा अपरदन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, वो एक कारण है। ठीक, जैसे कि वनोन्मूलन, ठीक, अति जो पशुचारण होता है, निर्माण और खनन इत्यादि से क्या होता है, संतुलन जो होता है वो भंग हो जाता है। तो इसकी वजह से मृदा जो अपरदन है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम नदी और जल मृदा अपरदन जो है वो करते हैं। ठीक है, प्रकृति द्वारा भी जो मृदा अपरदन है वो देखने को मिलता है, जैसे कि आपको पवन और हिम नदी जो है, इन वजह से जो जल का मृदा जो अपरदन होता है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मृदा अपरदन के बच्चों कारण क्या क्या है, आइए जानते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी क्या करती है, वाहिकाएं बनाता है। जो बहता हुआ जो जल है, आपने देखा होगा कभी, जैसे कि बड़ी बड़ी चट्टाने हैं और उसके बीच से क्या बह रही है बच्चों, नदियां बह रही है। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, मृदाओं को वो काटती हैं और फिर गहरे वाहिकाएं वाहिकाएं जो है वो बनाती है वहां पे, जिन्हें की अवनलिकाएं, जिन्हें कि हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, गलीज कहते हैं, अवनलिकाएं जिसे हम कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य जो होती है बच्चों वो नहीं होती, उन्हें क्या नहीं किया जा सकता बच्चों, जोता नहीं जा सकता। ठीक है, क्या नहीं किया जा सकता, जोता नहीं जा सकता। मतलब हम वहां पे फसल जो है, वहां पे फसल जो है वो हम क्या नहीं कर सकते, उगा नहीं सकते। मतलब जो हम फसल वाली जो जमीन होती है वो नहीं होती। इतनी बात समझ में आई। इसे हम कहते हैं बच्चों बैड लैंड। क्या कहते हैं, उत्खात भूमि कहते हैं इसे। ठीक, चंबल बेसिन में ऐसी जो भूमि का खंड है वो भूमि कहा जाता है। चंबल बेसिन में आपको देखने को मिलेगा। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए जो ढाल के साथ नीचे की ओर जो बहता है, ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ क्या करती है बच्चों, वो जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। चादर अपरदन मतलब शीट इरोजन इसे हम कहते हैं। समझ में आया क्या होता है मृदा अपरदन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब कुछ और भी कारण है मृदा अपरदन के, आइए जानते हैं।
पवन द्वारा मृदा जो है वो पवन द्वारा भी मृदा अपरदन होता है, जैसे कि मैदान या ढालू क्षेत्र में आप देखते होंगे जब बहुत ही तेज से क्या होता है, पवन जब चलती है, ठीक है, हवा तेज से चलती है, तो क्या होता है, हवा के साथ साथ क्या होता है बच्चों, जो मृदाएं होती हैं वो भी उड़ जाती हैं। तो हवा जो पवन है, हवा जो है, उसकी वजह से भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, मृदा अपरदन जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक, कृषि के गलत तरीके से भी क्या होता है बच्चों, मृदा अपरदन होता है। कैसे होता है, जब वो क्या करते हैं, गलत ढंग से हल चलाते हैं। जो हल चलाने की जो प्रक्रिया होती है, अगर वो गलत ढंग से हल चलाते हैं तो उसके ऊपर से क्या होता है, नीचे की ओर हल चलाए हुए वाहिकाएं जो होती हैं वो बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का क्या कर सकता है बच्चों, वो कटाव कर सकता है। तो यहाँ पे जब जो हमारे कृषि भाई हैं वो जब गलत तरीके से जो हल है वो चलाते हैं, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, मृदा जो अपरदन है वो देखने को मिलता है। बात समझ में आई कि और कौन से कारण हैं इनके। आइए अब मृदा संरक्षण जो है वो हम कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं। समोच्च जुताई, ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टोर प्लगिंग। ठीक, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने के ढाल के साथ हम जल बहाव की जो गति है वो घटती है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, समापन अथवा सीढ़ीदार कृषि। ये जो समोच्च ऊंचाई क्या होती है बच्चों, ढाल वाली जो भूमि होती है, ढाल वाली भूमि जो नीचे की तरफ ऐसे ऐसे आए, ठीक है, समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल का जो बहाव होता है, जो गति होती है वो घट जाती है, क्योंकि जल जैसे जैसे नीचे आता है उसकी क्या होती है, बहाव जो है बच्चों वो घट जाती है। अब दूसरा हम देखेंगे बच्चों, सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि। ये क्या होता है, ढाल जो वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। जो सोपान जो कृषि है बच्चों, वो अपरदन को क्या करती है, नियंत्रित में लाती है। यह पश्चिमी और मध्य हिमालय में काफी विकसित है। आप देखेंगे पश्चिमी या मध्य हिमालय की जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ये जो क्या है, सोपान अथवा सीढ़ीदार जो कृषि होता है, ये बहुत ही प्रचलित है वहां पे। इतनी बात समझ में आई। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अपनाते हुए हम क्या कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और किस प्रकार हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पट्टी कृषि, स्ट्रिप क्रॉपिंग। बड़े खेतों को पट्टियों में क्या किया जाता है बच्चों, बांट दिया जाता है। जो बड़े बड़े खेत होती हैं उनको पट्टियों में बांट दिया जाता है। ठीक है, आधा आधा कर दिया जाता है। फसलों के बीच में घास की जो पट्टियां होती हैं वो उगा दी जाती हैं। ठीक है, ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर कर देता है। ठीक है, पवनों द्वारा जो जनित बल होता है उसको कमजोर कर देता है। अब हम आएंगे रक्षक मेखला में, देखेंगे शेल्टर बीट्स को। क्या बेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक बनाई जाती है। पेड़ों को कतारों में ऐसे लगाकर रक्षक बनाई जाती है। ठीक है, ऐसे पेड़ों की कतारों में रक्षक मेखला कहते हैं। ठीक है, ऐसे पेड़ों को जो कतारों में ऐसे आपको दिखते हैं उसे हम रक्षक मेखला कहते हैं। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो आपके रक्षक जो पट्टियां हैं, पश्चिम भारत में आपको देखने को मिलेगा। रेत के टीले जो होते हैं उसमें क्या होता है, स्थायीकरण में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतनी बात समझ में आई कि मृदा का संरक्षण हम और किस प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ प्रश्न है वो देखेंगे। ठीक है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, आपको यहाँ पे पहला एक ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है, तीसरा और चौथा। तो आपको बताना है, सही ऑप्शन यहाँ पे चुनना है और बताना है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, अब आप सोचिए पहले, मैं थोड़ा देर यहाँ पे आपको टाइम दूंगी जिससे में आप सोचेंगे और आपको सोच के सही यहाँ पे उत्तर जो है उसमें टिक करना है। ठीक है, अब सोचिए बच्चों। तो बच्चों लौह जो अयस्क होता है वो क्या है, अनवीकरण जो है योग्य है। ठीक है, ये उसका सही उत्तर है। ठीक है, क्यों बच्चों,
क्योंकि जो लोहा होता है वो क्या होता है, अनवीकरणीय योग इसलिए होता है क्योंकि वो जो है वो लिमिटेड अमाउंट में, मतलब सीमित मात्रा में वो हमारी पृथ्वी पे क्या है, उपस्थित है। अगर हम उसका ज्यादा उपयोग कर देते हैं तो वो हो सकता है खत्म, और उसको बनने के लिए बच्चों लाखों साल लग जाते हैं। इसलिए लौह जो अयस्क है वो क्या है, अनवीकरण जो योग्य है वो है। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे और आपके लिए एक और प्रश्न है, उसमें पूछा जा रहा है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर किस प्रकार की मृदा जो है वो पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की तीन जो मुख्य भूमिका है, मुख्य जो विशेषताएं हैं आपको बतानी है। ठीक है, अब आप बताइए बच्चों की पूर्वी तट के जो नदी डेल्टा है उस पर कौन सी जो मृदा है वो पाई जाती है। हमने अपनी पिछली स्लाइड पे पढ़ा था, आप थोड़ा सा उसको रिकॉल करिए, अब दोबारा से याद करिए कि आखिरकार आपको कौन सी मृदा वहां पे पाई जाती है, याद करिए। तो बच्चों जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ जो मृदा होती है वो हमको मिलती है कहाँ पे, पूर्वी तट के नदी के जो डेल्टा होते हैं वहां पे हमको जलोढ़ जो मृदा है वो मिलेगी। ठीक, तो बच्चों पहला पार्ट जो था हमने उत्तर का वो कर लिया है। आइए दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा क्या पूछ रहा है बच्चों आप सबको, कि इस प्रकार की जो मृदा की तीन आपको मुख्य विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो क्या क्या हमने विशेषता पढ़ी थी बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये था कि ये क्या होती है, ये जो मृदाएं होती है वो उपजाऊ होती है। क्या, उपजाऊ। ठीक, उपजाऊ मतलब इनमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, खेती बाड़ी कर सकते हैं। इनमें अगर हम कुछ बोएंगे तो ये उपजाऊ होती है, इनसे हमें क्या होती है, फसल मिल सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ये उपजाऊ होते हैं। ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी क्या हो गई बच्चों, चलिए आप बताइए दूसरी क्या हो गई। ये इनका जो रूप होता है आपको देखने को मिलेगा, क्या रूप, जिसे हम कहते हैं बनावट। ठीक है, वो क्या होती है, चिकनी बलुई मिट्टी जैसी होती है। किसकी तरह आपको देखने को मिलेगी, चिकनी चिकनी बलुई मिट्टी। ठीक है, ठीक, चलिए इसको काट देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे अच्छे से जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों वो चिकनी बलुई मिट्टी जो होती है उसकी तरह उसका क्या होता है, टेक्सचर होता है। ठीक है, उसका जो बनावट होता है वो चिकनी बलुई मिट्टी जैसे होती है। ठीक है, और हम तीसरा आप क्या देखेंगे बच्चों, तीसरा मुख्य कारण क्या देखेंगे, आप बताइए जल्दी बताइए। तो बच्चों तीसरी जो विशेषता है वो है कि वो बहुत ही हल्की होती है। क्या होती है बच्चों, हल्की होती है। ठीक है, और क्या होती है, झरझर होती है। ठीक है, झरझर, झन्ना देते देखा है आपने, झन्ना जिससे कि हम छानते छानते हैं तो वो उससे निकलता है, तो उस तरह का वो झरझर होती है और हल्की होती है, बहुत ही हल्की होती है। तो ये बता दिया मैंने आपको बच्चों कुछ विशेषताएं। ठीक है, आपको यहीं तक नहीं टिके रहना, आपको खुद भी सोचना है। हमने अपनी पिछली स्लाइड्स में जो जो पढ़ा है आपको उसको अपने ध्यान में रखना है, और आपको भी और कुछ विशेषताएं हैं इनमें जोड़नी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब बच्चों एक यहाँ पे प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग जो है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम इसका उत्तर अब यहाँ। तो बच्चों क्या आपको याद है जब मैंने जब अपनी पिछली क्लास में, ठीक है पिछली मतलब कल की क्लास, ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया था बच्चों की जो संसाधनें होती हैं, ठीक, अगर संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, और उपयोग कर रहे हैं अच्छी तरीके से, सही वे में, ठीक, जैसे कि प्रौद्योगिकी, अगर हम प्रौद्योगिकी का हेल्प लेके, सहायता लेके उन संसाधनों का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो हमारी क्या होगी बच्चों, वृद्धि होगी, हम विकास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम जो हमारे पास सोच लो संसाधने हैं, ठीक है, संसाधने हैं लेकिन हम उनका उपयोग कर ही नहीं रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रौद्योगिकी नहीं है हमारे पास, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो संसाधने हैं उनका उपयोग जब हम सही तरीके से करेंगे तभी क्या होगी बच्चों, हमारी वृद्धि होगी, तभी विकास होगा। तो ये जो प्रश्न है आपको कुछ इसी तरह है। पहले क्या होता था बच्चों, जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हम कौन सी खेती करते,
तो हम जीविका कृषि खेती जो थी वो करते थे। क्या करते थे? जीविका कृषि, ठीक है। जीविका कृषि हम पहले खेती करते थे, ठीक, क्योंकि हमारे पास क्या था, तब हम क्या था कि जो हमारे पास जमीन थे, जो भी थे, उन सारी चीजों का हम सही मात्रा में उपयोग करते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आई, प्रौद्योगिकी के आने के बाद हम क्या करने लगे बच्चों? कौन सी खेती? वाणिज्यिक कृषि, जिसे हम कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। आ रही है बात समझ में? तो पहले हमारी जो जरूरतें थी क्या थी बच्चों? सीमित थी। तो सीमित थी तो हम इसीलिए जीविका जो कृषि थी वो बस हमें अपने खाने के लिए और फिर अपना जो फ्यूचर है, जैसे कि थोड़ा अपने आगे के लिए हम सोचते थे, है ना, आगे की पीढ़ियों के लिए, आगे के लिए हम सोचते थे, तो हम खाली उतनी तक ही सीमित थे। तो हम जीविका कृषि जो थी वो करते थे। लेकिन जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का जो है वो आता गया दौर, वैसे वैसे हमारी क्या हुई, जरूरतें भी बढ़ते गई। तो हमने क्या किया बच्चों? वाणिज्यिक जो कृषि था वो करने लगे, है ना। पहले जो छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज होती थी वो रहती थी, तो छोटे छोटे इंडस्ट्री से क्या हमने किया, जो उद्योग थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आज होने लगी, वहां पे बड़े बड़े जगहों पे मैन्युफैक्चरिंग होने लगा, हमारे जो भी जो वस्तुएं हैं, है ना। तो इन सारी चीजों से हम देख रहे हैं कि प्रौद्योगिकी जब आई तो क्या हुआ, प्रौद्योगिकी जब आई तो हमारा उसी तरफ से विकास हुआ और हम क्या करने लगे बच्चों? उपभोग करने लगे, ठीक है, इन सारी चीजों का। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब हम जैसे कि उदाहरण लेंगे हमारे माइनिंग का, चलिए उदाहरण ले लेते हैं, जिसे हम कहते हैं बच्चों खुदाई, ठीक है, खुदाई, ठीक है। पहले क्या होता था बच्चों? पहले हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं थी, ठीक, तकनीक नहीं था, तो हम क्या करते थे? अपने हाथों से खुदाई करते थे। आप देखते होंगे कि जहाँ पे जैसे खुदाई होती थी, जहाँ पे ये सारी चीजें होते थे, जहाँ पे हम लोग खुदाई करके और क्या करते थे, उन सारी चीजों को बाहर निकालते थे, जैसे कि कोई मिनरल हो गया, ठीक है, या फिर कुछ भी हो गया, उन सारी चीजों को अपने हाथ से खुदाई करके बाहर निकालते थे, ठीक है। तो वहां पे मैन पावर जो था उसकी जरूरत थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आप प्रौद्योगिकी तकनीकी के आने की वजह से आज बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं और बड़ी बड़ी मशीन जो है वो क्या कर रही है, यहाँ पे मैन पावर की जगह पे काम कर रही है। उनसे क्या किया जा रहा है बच्चों? उनसे जो मिनरल्स है, ठीक है, या फिर कोयला है, ये सारी जो चीजें उनसे बाहर निकाली जा रही है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों? उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या उपभोग कर रहे हैं हम बच्चों? जो तकनीक हमारा है, ठीक है, वो उसका उपभोग कर रहे हैं हम। और तकनीकी के आने की वजह से क्या हो रहा है, हम क्या कर पा रहे हैं? संसाधनों का सही मात्रा में उपयोग कर पा रहे हैं, है ना। तो ये जो मैंने बताया आपको, ये क्रक्स मैटर है, ठीक है। ये एकदम ही ब्रीफ में मैंने आपको बताया, ठीक है, बहुत ही सरल वे में जल्दी जल्दी बता दिया है, जैसे कि आपको ये सारी चीजें क्या रहे, दिमाग में थोड़ा सा एक आइडिया बने, है ना, आइडिया बने, जिससे कि आप जब अपना आंसर लिखते रहें, जैसे कि हमने जो भी अपनी पिछली क्लास में पढ़ा, पिछली स्लाइड्स में पढ़ा, उनसे आप जोड़िए और जोड़ करके आंसर लिखे, जो मैंने अभी आपको बताया बस एक मैंने आइडिया दे दिया है, ठीक है, और उस आइडिया का आपको प्रयोग करना है और प्रयोग करके बच्चों क्या करना है, अपना एक पूरा फुल फ्लेज जो है आंसर लिखना है। बात समझ में आई बच्चों? तो ये हमने कुछ छोटा छोटा जो है ब्रीफ में, मतलब आपको जैसे कि छोटे में ही मैंने आपको समझा दिया कि देखिए बच्चों ये कर सकते हैं और ये जो है हम करके अपना आंसर जो है वो बना सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो संसाधने हैं, जो संसाधने हैं उनका हम उपयोग सही तरीके से करेंगे तो ही जाके हमारा क्या होगा, विकास होगा। और जो संसाधने हैं उनका उपयोग तभी हो सकता है जब हमारे पास सही तकनीकी हो, प्रौद्योगिकी जो है वो सही हो। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब बच्चों हम दोहराएंगे, ठीक है। मैंने तो आपको बता दिया सारी चीजें, है ना, हमने पढ़ा दी कि बच्चों ये सारी चीजें ऐसे ऐसे होती है, सारा सब कुछ अच्छे से समझा दिया। तो अब हम चलिए थोड़ा दोहरा लेते हैं, ठीक है। दोहराने से क्या होगा, आपको पूरा स्टार्टिंग से, मतलब शुरुआत से आपके दिमाग में एक फ्रेम बन जाएगा कि अच्छा आज हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो हम पूरे स्टार्टिंग से इसको क्या करेंगे बच्चों, दोहराएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बच्चों कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जो प्रत्येक वस्तु है जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं, पूरा करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संसाधन कहते हैं। ठीक है, और वो आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण करती है बच्चों? जिसके लिए हमें प्रौद्योगिकी है, जो तकनीकी है, उसकी जरूरत पड़ती है, वो उपलब्ध रहे, और क्या रहे? आर्थिक रूप से संभाव्य मतलब फिजिबल रहे, और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी रहे। तो ये हो गया बच्चों हमारा, क्या हो गया? संसाधन। ठीक, क्या हो गया? संसाधन। आई बात समझ में? ठीक, अब क्या संसाधन प्राकृतिक और मानवीय दोनों होते हैं। ठीक है, मानव संसाधन में शामिल है आपकी संरचनाएं और संस्थाएं, और गुणवत्ता और मात्रा, ये हमारे मानव संसाधन में जो शामिल है। ठीक है, और क्या है बच्चों? प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण हमने किया था। क्या क्या किया था आपको याद आ रहा है? उत्पत्ति के आधार पे किया था, जैसे कि जैविक और अजैविक। साम्याप्यता के आधार पे किया था, जिसपे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय, है ना। स्वामित्व के आधार पे किया था, मतलब ओनरशिप के आधार पे किया था, व्यक्तिगत, सामुदायिक, तो और स्वामित्व वाले, और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भी किया था। विकास का स्तर है, उस पे भी हमने किया था। संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष जो है, इन सारी चीजों पे इनका हमने वर्गीकरण किया था, है ना। और क्या किया था? सतत पोषणीय जो आर्थिक विकास है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ये क्या है? यह विचार है जिसके कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही हम ऐसा कुछ करें जो कि पर्यावरण के लिए भी लाभदायक हो और हमारे भी लाभदायक हो, और क्या हो सके बच्चों? हम जो उनका उपयोग कर रहे हैं सही मात्रा में करें, जिससे कि हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम क्या कर सके, वो जो सारी चीजें हैं जिसका हम उपयोग करें, जो संसाधनों का उपयोग करें, वो उनके लिए भी बच सके। ऐसा ना करें कि हम उसका अति उपयोग कर दें और क्या हो, वो जो संसाधन है वो फिर खत्म ही हो जाए और नष्ट हो जाए, और उनके हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए बचे ही ना। तो ये होता है सतत पोषणीय जो आर्थिक विकास होता है ना। चलिए आगे देखते हैं, और हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों। और वैश्विक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सतत पोषणीय जो विकास था, रियो डे जेनेरो पृथ्वी जो शिखर जो सम्मेलन था 1992 में एकत्रित हुए जो नेताएं थे, उन्होंने क्या किया था? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर घोषणा पत्र वो दायर किया था, है ना। उन्होंने हस्ताक्षर भी किया था। फिर नेताओं ने रियो पृथ्वी जो शिखर सम्मेलन था, उसमें विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और बीमारी से निपटने के लिए एजेंडा क्या किया था बच्चों? एजेंडा 21। क्या? एजेंडा एजेंडा 21। ठीक, एजेंडा 21 था, वो उन्होंने क्या किया था? उस चीज को निकाला था और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर भी किए थे कि सब कोई अपना अपना एजेंडा जो 21 है वो क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। फिर क्या हुआ था? ब्रूटलैंड आयोग जो एक रिपोर्ट निकला था, हमने पढ़ा था, ठीक है। उसने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की क्या की बच्चों? वकालत भी की, है ना। अब चलिए और देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। भूमि संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए भी हमने किया था, जैसे कि वन हो गया, कृषि के लिए जो अनुपलब्ध जो भूमि है वो हो गई, जैसे उसमें क्या क्या आते हैं? बंजर जमीन, ठीक है, कृषि आयोग भूमि, गैर कृषि आयोग भूमि, ठीक है, जहाँ पे हम फसलें जो है वो नहीं उगा सकते, है ना। अन्य कृषि आयोग्य भूमि, ठीक है, और स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्षों, ठीक है, वृक्ष जो फसलें होती हैं, उपवन की अधीन जो भूमि होती है, और कृषि योग्य जो बंजर भूमि होती है, इन सारी चीजों को हमने पढ़ा था। ठीक, परती भूमि, वर्तमान परती के अतिरिक्त क्या आता है बच्चों? शुद्ध बोया हुआ जो क्षेत्र है वो आता है ना। और क्या क्या पढ़ा था? भूमि निम्नीकरण भी किया था हमने, और क्या उनका संरक्षण जो था वो पाए, वो भी हमने ढूंढा था। मानवीय क्रियाकलापों के वजह से क्या हो रहा है? भूमि की जो निम्नीकरण है वो हम देखने को मिल रहा है, गति को बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह से कुछ मानव जो क्रियाएं कर रही हैं, वनोन्मूलन जिसे जिसे हम कहते हैं, अति पशुचारण है, ठीक है, खनन है, उत्खनन है, ठीक है, भूमि की ये सारी क्या कर रही है बच्चों? निम्नीकरण कर रही है। इतनी बात समझ में आई। और ये जो सारी जो चीजें हैं वो क्या मुख्य भूमिका निभाती है? किसमें? भूमि निम्नीकरण में। समझ में आई इतनी बात?
फिर हम भूमि निम्नीकरण का प्रबंध कैसे कर सकते हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा। क्या क्या कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि हमने जहाँ पे अपनी फसलें लगाई हैं उनके चारों तरफ कील जो है, लोहे का कील है, वो लगा सकते हैं, है ना। और क्या क्या कर सकते हैं बच्चों, वना जो रोपण होता है वो कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं, है ना। आई बात इसमें इतनी समझ में, तो इसमें यही सब बताया गया है, ठीक है। बंजर भूमि का उचित प्रबंध करके और खनन नियंत्रण, औद्योगिक जल को परिष्करण और अपशिष्ट करके हम उपचार कर सकते हैं, है ना। और क्या क्या हमने जाना था, मृदा की वर्गीकरण जो है उनके बारे में हम जाना था, जैसे कि जलोढ़ मृदा होती है, काली मृदा, लाल पीली मृदा होती है, ठीक है। लैटेराइट जो मृदा होती है वो होती है, शुष्क मृदा होती है, वन मृदा होती है। तो ये सारे हम जो मृदाएं हैं इनके बारे में हमने पढ़ा था, और इनके गुणों के भी बारे में जाना था कि इनमें आखिर कौन कौन से गुण हैं और ये किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं इनके बारे में भी हमने जाना था। फिर मृदा की कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को हमने क्या कहा था, मृदा अपरदन, है ना। याद है बच्चों, हमने ये भी किया था। मृदा अपरदन क्या होता है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि यह वर्षा और पवन जैसी प्राकृतिक कारणों से भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब तेज हवाएं चलती हैं तो उनके साथ जो मृदा होती है वो भी उड़ जाती है ना। और अति पशुचारण जैसे मानवीय क्रियाओं के कारण भी वो होती हैं। इतनी बात समझ में आई। चलिए, और हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों, मृदा का जो संरक्षण है वो तकनीकी के हिसाब से कैसे हो सकता है, जैसे कि समुच्च जुताई, ठीक है, सोपान कृषि, पट्टी कृषि और रक्षक मेखला और रेत की टीलों का स्थायीकरण, है ना। तो बच्चों हमने अपनी पूरी क्लास में इन सारे टॉपिक्स को क्या किया है, कवर किया है, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, आपका काम ये है कि आपको मैंने जो जो बताया है उसको आपको अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। और आप क्या करिए, अपने कॉपी में जो भी स्लाइड्स में है उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जो भी प्रश्न जो हमने सॉल्व किया है, जिसका उत्तर हमने ढूंढा है, आप क्या करिए, उन उत्तरों को भी लिखिए और अपना जो आप सोच रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, उन सारी चीजों को भी आप अपने नोट कॉपी में उसको मेंशन करिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे और जानेंगे आखिरकार कौन सा हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए आपको ये करना है कि इस चैप्टर को बच्चों अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।